सारा कंट्रोल जो है शाइस्ता खां के पास ही हुआ करता था बंगाल में। तो इस शाइस्ता खां से भी जो है वो परमिशन लेकर के चंदन नगर जो कलकत्ता के निकट पड़ता है, आज के डेट में वो लाइट बल्ब वगैरह जो आप देखेंगे शादी ब्याह में जो लगाया जाता है, ये सब चंदन नगर में ही जो है आज के डेट में बनता है। तो हावड़ा और कलकत्ता के निकट में चंदन नगर है, जो वो जो वाला लाइट और स्टैंडिंग लाइट वगैरह रहता है ना, जो कूट के या लकड़ी के फ्रेम पे बना रहता है, डिजाइन विजाइन वाला बनता है, तो ये सब आज के डेट में जो है चंदन नगर जो है वो इस चीज के लिए फेमस है। तो इसी चंदन नगर में जो है, चंदन नगर में जो है वो कलकत्ता और हावड़ा के निकट में जो है वो फ्रेंच लोग अपना बंगाल में फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश करते हैं। लेकिन सूरत इन्होंने स्टैब्लिश किया, इस साइड में मसूलीपट्टनम किया, इस साइड में जो है वो चंदन नगर भी किया, लेकिन इनकी शक्ति का केंद्र जो है वो पांडिचेरी जो है वो बनता है। और बहुत बाद तक, भारत की आजादी के बाद तक भी जो है वो पांडिचेरी जो है वो फ्रेंच कॉलोनी जो है वो बना रहता है। और आज भी जो है वो पांडिचेरी जब आप घूमेंगे तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पे फ्रेंच लोगों का जो है वो आर्किटेक्चर वगैरह या उनके द्वारा बसावट जो है वो आज भी देखने को मिलता है, फ्रेंच कॉलोनीज वगैरह जो है वो देखने को मिलता है। तो जो लोग पांडिचेरी जाते आते हैं, मेरे अंकल जो है वहां से पढ़ाई की है, तो वो बताते हैं कि दो तरह का पांडिचेरी आपको देखने को मिलेगा, एक जो क्लोज टू दी समुद्र है और एक जो लैंड साइड वाला ज्यादा है। तो जो क्लोज टू दी समुद्र है उसमें लगेगा ही नहीं कि इंडिया है, उसमें जो है जितना तरह का स्ट्रक्चर वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगा वो पूरा जो है वो फ्रेंच कॉलोनी जैसा ही जो है लगेगा। कुछ कुछ एंग्लो फ्रेंच पीपल भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके डिसेंडेंट्स यही जो है वो रह गए। तो इस तरह के लोग भी जो देखने को मिल जाएंगे। फिर वहीं जब आप अंदर की ओर, लैंड की ओर ज्यादा घुसते चले जाएंगे तो फिर वही आपको लगने लगेगा कि भैया ये तो अपना इंडिया ही है। तो ये जो है वो पांडिचेरी जो है वो यहाँ पर हो जाता है। और होता क्या है कि पांडिचेरी को जो है ये लोग उस दौर में बीजापुर राज्य के अंतर्गत जो है वो आता था। बीजापुर के जो सुल्तान थे उसके अंतर्गत जो है वो आता है। और इन बीजापुर के सुल्तान से जो है वो फ्रैंकोइस मार्टिन या फ्रैंको मार्टिन कई किताबों में मिलेगा लिखा हुआ। तो ये फ्रैंको मार्टिन साहब जो है वो इनको ले लेते हैं बीजापुर से, और वहां पर जो है वो अपना सेटलमेंट, फ्रेंच सेटलमेंट जो बनाते हैं। और 1674 में, तो आपको कई बार ये प्रश्न भी जो है वो रोटेट होता हुआ जो है वो दिख जाएगा कि पांडिचेरी का जो है एस्टेब्लिशमेंट किसने किया है, आधुनिक पांडिचेरी के फादर किनको कहा जाता है या एस्टेब्लिशर किनको कहा जाता है, तो ये फ्रैंको मार्टिन को जो है वो कहा जाता है। तो 1674 ने इन्होंने पांडिचेरी को जो है वो एस्टेब्लिश किया, या पहले से था उसको जो है वो मॉडिफाई किया, और धीरे धीरे ये पांडिचेरी जो है फ्रांस की शक्ति का जो है वो केंद्र बनने लगा। इसके बाद जो है वो अदर पार्ट्स में भी जो है वो खास करके कोस्टल रीजन में जो है वो फैलने का प्रयास किए, जिसमें कि माहे, करिकल, बालासोर, बंगाल में कासिम बाजार, ये सब एरिया जो है वो धीरे धीरे जो है वो फ्रेंच जो है वो अपना विस्तार जो है वो करने लगे। और धीरे धीरे जो है वो पांडिचेरी का जो है इंपॉर्टेंस बढ़ता गया, और फ्रांस की शक्ति भी जो है वो भारत में बढ़ती चली गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनली हम लोगों ने बात किया कि फ्रांस और जो इंग्लैंड है इनका जो है वो झगड़ा, पुराना झगड़ा, एकदम पुश्तैनी झगड़ा जो है वो चल रहा था। तो इंडिया में जो फ्रांस का बढ़ता पोजीशन था, ये ग्लोबली जो इंग्लैंड और फ्रांस का जो झगड़ा हुआ उससे काफी ज्यादा जो है वो अफेक्टेड हुआ। और खास करके इंडिया में जो और भी इनके कंपिटिटर थे जिसमें डच भी थे, तो डच के साथ भी जो है क्योंकि कंपटीशन था, तो डच के साथ भी जो है इनको लड़ाई झगड़ा जो है वो करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड जो है इसको सबसे ज्यादा झटका जो है वो देता है। और उसके बाद क्या होता है कि डच लोग जो है वो पांडिचेरी को जो है वो कैप्चर करने में सफल होते हैं, और 1693 में जो है वो पांडिचेरी फ्रेंच के हाथ से निकल जाता है, और डच लोग जो है वो इसको कर लेते हैं। लेकिन बाद में एक ट्रीटी ऑफ राइजविक होता है, RYSWICK, राइजविक, ट्रीटी ऑफ राइजविक, बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटी है। और ये जो है वो ध्यान रखिएगा, डच और फ्रांस के बीच में जो है वो, फ्रेंच लोगों के बीच में जो है वो होता है, और इससे जो फ्रांस का पांडिचेरी है वो उसको वापस मिल जाता है। और ये सब जो है वो 1697 में जो है वो होता है। तो क्रम देखिएगा, 1674 में जो है वो पांडिचेरी को जो है वो फ्रैंको मार्टिन डेवलप करना शुरू करते हैं, सुल्तान से लेते हैं। और उसके बाद जो है वो
1693 में जो है वो उनके हाथ से वो निकल जाता है और जो है वो फिर जो है वो 1697 में 4 साल के बाद जो है वो वापस जो है उनको फ्रेंच जो है वो पौंडीचेरी को मिल जाता है ट्रीटी ऑफ रेजविक के बदौलत। उसके बाद फिर जो है वो अपना व्यापार जो है फ्रांस लोग जो है वो बढ़ाने लगते हैं, धीरे धीरे अपना सेटलमेंट वगैरह भी जो है वो बढ़ाने लगते हैं। लेकिन फ्रांस के साथ बदकिस्मती जो है वो लगी ही रहती है, कभी जो है इसका किस्मत जो है वो साथ नहीं देता है। और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड में, यूरोप में जो है वो कई तरह का वार जो है वो शुरू हो जाता है। और फ्रैंको मार्टिन जो एक योग्य फ्रेंच शासक था, वो भी जो है वो साल के एकदम अंतिम दिन दिसंबर 31 1706 में जो है वो मर जाते हैं। और उसके बाद जो है वो फ्रेंच शक्ति जो है वो कमजोर भी जो है वो होते जाती है। हालांकि बाद में डुप्लेक्स जो आते हैं वो इस शक्ति को फिर से पुनर्जागृत करने का काम करते हैं, लेकिन इनिशियली जो ये मरते हैं फ्रैंको मार्टिन, तो इस वजह से जो है वो फ्रेंच की शक्ति जो है वो काफी कमजोर होने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेजी और फ्रांस है, अंग्रेज और फ्रेंच लोग हैं, इनके बीच जो है राइवलरी और ज्यादा बढ़ने लगती है। और ये राइवलरी का नतीजा जो है वो इंडिया से भी जो है वो रिलेट होने लगता है कि कौन कितना ज्यादा शक्तिशाली है। और इंडिया में जो है वो अपना एक्सपेंशन करने के चक्कर में दोनों जो है वो आपस में लड़ते हैं, इंटरनेशनली भी जो है वो दोनों आपस में लड़ते हैं। और दोनों का जो है वो मकसद सेम था, दोनों जो है वो अपना पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर को जो है वो इंडिया में स्टैब्लिश करने के मकसद से ही जो है वो यहाँ पर आते हैं। कई दो तरह के इतिहासकार है ना, एक जो है कंपनी के फेवर में लिखते हैं और एक जो है वो भारत के फेवर में लिखते हैं, और एक जो होते हैं वो न्यूट्रल लिखते हैं। तो इस फैक्ट में कहीं भी जो है वो डाउट नहीं है। बहुत सारे राइटर्स ने जो है इस बात को प्रूव किया अपने राइटिंग्स के थ्रू या अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो आए थे और वो जो है वो अपना पावर जो है वो स्टैब्लिश करना ही चाहते थे। और इसको लेकर के आप देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में भी जो है कई बार प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कि जो ब्रिटिश है वो जो है फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस में जो है वो इस टेरिटरी को जो है वो कब्जा कर लिए हैं। तो दोनों तरफ से जो है तर्क दिया जाता है कि नहीं, ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन होता चला गया तो वो कब्जा करते चले गए। फिर इधर बोलते हैं कि नहीं, वो लोग जो है पूरे माइंडसेट के साथ आए थे कि हम लोग जो है यहाँ पर कब्जा करते रहेंगे। दोनों लोग अपना अपना तर्क जो है वो प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे मेंस के पेपर का डिस्कशन का विषय है। अभी हम लोग वापस अपने प्री वाले सेक्शन में आते हैं। तो क्या होता है कि इन दोनों का वार जो है वो शुरू हो जाता है और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इसी बीच जो है वो हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जो है वो शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रिया में अगला राजा कौन बनेगा, इस चीज को लेकर के जो है वो शुरू हो जाता है। और 1756 से लेकर 1763 तक जो है ये वार चलता है, जिसको 7 ईयर वार कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध जो है जिसको कहा जाता है। तो ये जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के राइवलरी को जो है वो और बढ़ा देता है। और इसके बाद जो है वो शुरू हो जाता है भारत में भी जो है वो अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में जो है वो लड़ाई जो है वो शुरू हो जाता है। इसी बीच भारत में इंटरनली क्या होता है कि मदुरई, तंजौर, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, ये सब जो है धीरे धीरे जो है वो कमजोर जो है वो होता चला जाता है। इनके सक्सेसर जो है बहुत मजबूत नहीं होते हैं। वहीं पे दिल्ली भी जो है वो धीरे धीरे जो है वो कमजोर जो है वो होता चला जाता है। यानी कि यहाँ पे इंटरनली भारत के जो शासक हैं, जो कभी मजबूत शासक हुआ करते थे, वो भी कमजोर होते चले जा रहे हैं। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की दुश्मनी जो है वो मजबूत होते चली जा रही है। और इंग्लिश और फ्रेंच दोनों जो है वो अपना विस्तारवादी नीति को जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पावर भी जो है वो गेन करने की बात जो है वो कर रहे हैं। इसी बीच शुरू होता है पहला इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वार, जिसको कार्नेटिक वार कहते हैं। कार्नेटिक वार जो है वो लगभग जो है वो समझ लीजिए कि 8 सालों तक जो है वो चलता है। 1740 से लेकर के 1748 तक जो है वो चलता है। और 3 कार्नेटिक वार्स जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये कार्नेटिक इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कोरोमंडल तट पे जो है वो लड़ाई हुई थी। ये जो युद्ध हुआ था ये कोरोमंडल तट पे जो है वो युद्ध हुआ था। और अंग्रेज लोग जो है इसको जो है वो कार्नेटिक के नाम से जो है वो पुकारते थे। तो बाद में अंग्रेज ही जो है यहाँ पर रह गए, तो ये कार्नेटिक वार के नाम से चलने लगा। तो इसी बीच यूरोप में हम लोग जानते हैं कि चार्ल्स
सिक्स का जो है वो निधन हो जाता है और उसके बाद उसका सक्सेसर कौन होगा, इसको लेकर के जो है वो राइवलरी जो है वो शुरू हो जाती है। और यही जो है वो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है वो ग्लोबली चल रहा है। और यहाँ पर जो है वो चिंगारी लगने का काम भी जो है वो होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो इंग्लिश नेवी होती है, जो इंग्लिश लोगों की जो नेवी होती है, उसका कमांड होता है बार्नेट नाम के एक व्यक्ति पे। ये बार्नेट जो है वो उस्काने का काम करते हैं। क्या करते हैं कि कुछ फ्रांस के जो जहाज हैं उसको जो है वो जो है वो कब्जा करने का जो है प्रयास करते हैं, उसको लूटने का जो है वो प्रयास करते हैं। ये बार्नेट, ये अंग्रेजी कप्तान है और ये जो है वो फ्रांस पर जो है वो फ्रांस के जहाजों पर जो है वो लूटने का या कब्जा करने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो भाई फ्रांस भी है, भाई बाहुबली है, तो ये तो मानेगा नहीं। और ये क्या होता है कि तुरंत जो है वो रिटेलिएट करता है और मद्रास जो है वो अंग्रेजों से छीन लेता है 1746 में। और उसके बाद जो है वो मद्रास जो है वो छीनने के बाद क्या होता है कि अब इन दोनों का झगड़ा जो है वो फुल फ्लेवर में जो है वो आ जाता है। और उसके बाद जो है दोनों के बीच जो है वो युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग पहला कार्नेटिक वार के नाम से जो है वो जानते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वार के नाम से जो है वो हम लोग जानते हैं। तो फ्रांस की तरफ से एडमिरल ला बोर्डोनेस लड़ रहे होते हैं और इंग्लिश की तरफ से जो है वो बार्नेट जो है वो लड़ रहे होते हैं। और 1748 में जाकर के जो है ये युद्ध शांत होता है। और बहुत ही फेमस ट्रीटी है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसको एक्सला सापला का ट्रीटी जो है वो हम लोग कहते हैं। तो एक्सला सापला के ट्रीटी से जो है वो पहला कार्नेटिक वार या पहला इंग्लैंड और फ्रांस का वार जो है वो रोका गया था 1748 में। और ये जो है वो इसमें जो है वो ऑस्ट्रिया का भी जो है वो सक्सेशन का जो झगड़ा है वो भी जो है वो समाप्त जो है वो कर दिया गया था। और मद्रास जो है वो वापस इंग्लिश लोगों को दे दिया गया था। इसके बदले में फ्रांस को जो है वो नॉर्थ अमेरिका का एक टेरिटरी जो है वो इंग्लैंड ने वापस किया था। यानी इधर जो है वो इंडिया में मद्रास लूट लिया, तो इधर इंग्लिश वाला जो है वो नॉर्थ अमेरिका का कोई टेरिटरी जो है वो फ्रांस से लूट लिया। और जब ये एक्सला सापला का ट्रीटी जो है वो संपन्न हुआ, तब जाकर के जो है दोनों एक दूसरे को वापस कर दिया। इधर मद्रास फ्रेंच लोग जो है वो इंग्लिश को वापस कर दिया और उधर इंग्लिश लोग फ्रेंच को जो है वो अमेरिका का जो आइलैंड था उसको जो है वो वापस कर दिया। तो इस तरह से जो पहला कार्नेटिक वार शुरू हुआ और खत्म हुआ एक्सला सापला के ट्रीटी के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी है। कई बार जो है इसको जो है वो पूछा जा चुका है, तरह तरह से पूछा जा चुका है। मैच द फॉलोइंग लेकर, ईयर लेकर, किसके किसके बीच हुआ उसको लेकर, या इन दोनों के युद्ध को किस ट्रीटी से शांत किया गया इसको लेकर के जो है वो इस तरह से कई तरह से रोटेट कर करके जो है ये एक्सला सापला को लेकर के जो वो पूछा गया है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो कार्नेटिक वार है इसको हम लोग वार ऑफ सेंट थोमे के नाम से भी जो है वो जानते हैं। क्योंकि ये सेंट थोमे नाम की जगह पर ही जो है वो मद्रास के निकट जो है वो हुआ था। और इसमें जो है वो फ्रांस की सेना और अनवरुद्दीन जो नवाब था उस दौर में, कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। ये अनवरुद्दीन जो है वो नवाब था, तो मेन शक्ति इसी के पास था। तो इंग्लैंड वाला लोग जो है ना वो इस अनवरुद्दीन को उस्काया जाके कि देखिए अनवरुद्दीन साहब, ये जो फ्रेंच लोग हैं देखिए मद्रास पे कब्जा कर लिया, यानी कि आपका इज्जत जो है वो खतरे में है, तो हम आपके साथ हैं, आप जो है वो लड़िए उससे। तो इंग्लिश लोग जो है वो इस तरह से जो है वो अनवरुद्दीन को उकसा करके जो है वो आता है। और सेंट थोमे नाम का जगह है एक मद्रास के पास, वहीं पर ये लड़ाई हुई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। और इसको जो है वो हम लोग बैटल ऑफ सेंट थोमे या सेंट थोमे की लड़ाई के नाम से भी जो है वो जानते हैं। और इधर से इंग्लिश के साइड से जो है लीड कर रहा था इसको नवाब अनवरुद्दीन, जो कि कर्नाटक का उस दौर में नवाब हुआ था। और उसके बाद फ्रेंच आर्मी का जो लीड कर रहा था वो कैप्टन पैराडाइज नाम का एक व्यक्ति था, कैप्टन पैराडाइज। तो फ्रांस की तरफ से कैप्टन पैराडाइज और इंग्लिश और कार्नेटिक का सेना या नवाब का सेना जो है कंबाइंड सेना था, एक यूनिट था। और दोनों जो है वो नवाब अनवरुद्दीन के नेतृत्व में जो है वो लड़ रहा था। और इंडियन आर्मी हार गया, यानी अनवरुद्दीन और इंग्लिश का आर्मी जो है वो हार जाता है और जो सेंट थोमे है उस पर जो है वो कब्जा कर लेता है, या यूं कहें कि मद्रास पर जो है कब्जा कर लेता है। तो ये भी फैक्ट जो है वो ध्यान रखिएगा। और जो सेंट थोमे है वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो अडयार नदी के किनारे जो है वो पड़ता है। तो अडयार नदी के किनारे जो है वो फ्रांस लोगों का जो है वो
ये हो जाता है। और इससे क्या होता है कि फ्रांस का शक्ति जो ईस्ट में जो फ्रांस का शक्ति है वो और ज्यादा जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, वो प्रूव हो जाता है कि नहीं, ब्रिटिश से ज्यादा जो है वो ज्यादा शक्ति जो है वो फ्रांस के पास है। पूरा दुनिया जो है इस चीज को जो है वो देखता है। और इंडिया का जो है इतना बड़ा आर्मी, और छद्म रूप से जो है वो इंडिया प्लस ब्रिटेन का आर्मी, और उधर फ्रांस से अकेला आर्मी, दोनों जो है वो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में दोनों में जो है वो दो आर्मी मिलकर अकेले जो है वो कैप्टन पैराडाइज इन दो आर्मी को जो है वो हराने में सफल हो जाता है। तो ये जो है वो बहुत बड़ा झटका जो है वो रहता है। और बाद में फिर तो हम लोग जानते ही हैं, एक्सला सापला का ट्रीटी के तहत जो है वो मद्रास और ये जो एरिया था इसको जो है वो वापस कर दिया जाता है, और इन दोनों के बीच का पहला कार्नेटिक वार जो है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेकेंड कार्नेटिक वार। इतना शांति से तो लोग बैठने वाला है नहीं। और इस देर में क्या होता है कि सेकेंड कार्नेटिक वार में इंटरनल स्थिति जो इंडिया की है वो और डमाडोल होने लगती है। आंतरिक जो भारत में छोटे छोटे राजवंश या छोटे छोटे क्षेत्रीय जो रजवाड़ा लोग हैं या नवाब लोग हैं, उन लोगों में भी जो है वो आपस में बहुत तरह का राइवलरी जो है वो देखने को हम लोग को मिलता है। तो अच्छा, इसको शुरू करने के पहले यहां तक समझने में या यहाँ तक के फैक्ट्स को में कोई सा तरह का सवाल है तो बताइए। सर ये जो अनवरुद्दीन था वो क्या मद्रास का राजा था क्या सर? जो नवाब था जी, नवाब था। ठीक है सर। सर मतलब वो अंग्रेज लोग बोला था कि ये क्या बोलते हैं, फ्रेंच लोग कैप्चर करना चाहता है, इसीलिए वो अंग्रेज के साथ दे के फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ा था क्या सर? अंग्रेज डबल गेम खेल रहा था कि हम काहे डायरेक्ट फ्रांस से लड़ने जाएंगे, चलो इसको भी ठुसका देते हैं। तो अनवरुद्दीन को सिखा पढ़ा दिया कि देखिए फ्रेंच लोग आ रहे हैं, मद्रास पे कब्जा कर लिया है या कर लेगा, तो इससे जो वो लड़ाई कर लेना चाहिए। तो अंग्रेज अपना हित साध रहे थे, इसमें जो है वो इसको भी इन्वॉल्व कर लिए, अनवरुद्दीन को। सर मतलब ये होगा ना कि ब्रिटिशर्स और अनवरुद्दीन दोनों मिलकर फाइट करते हैं फ्रेंच के। हाँ, ये दोनों एक यूनिट थे, बिल्कुल। आदि और मानव जैसे एक यूनिट होते हैं ना, जब पैसा देना होता है तो कौन मूवी था, गोलमाल नहीं, क्या नाम था, धमाल। तो जब पैसा देना होता है तो आदि और मानव दोनों एक यूनिट हो जाते हैं, और जब लेना होता है तो दो यूनिट हो जाते हैं। तो ऐसा ही था, जब लड़ाई करना हो तो ब्रिटिश हमेशा जो है किसी को आगे कर देते थे कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेचारे अन्ना हजारे क्या हो गए, और संघर्ष करवाने वाले अन्ना को कहां से कहां पहुंच गए। तो कुछ कुछ इसी तरह से जो है वो हुआ था। ब्रिटिश लोग जो है वो क्या किए कि कर्नाटक के नवाब को जो है वो उकसाए, बोले कि देखो फ्रेंच लोग जो है वो आकर के आपके मद्रास पर जो है वो कब्जा कर लेगा, तो आपको जो है लड़ना चाहिए, हम आपके साथ में हैं, हम भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो वही जो है वो इसको सपोर्ट देते हैं, अनवरुद्दीन को उकसाते हैं, और अनवरुद्दीन की आर्मी जो है वो लड़ती है फ्रेंच से और फिर भी हार जाती है। यानी कि कंबाइंड आर्मी अनवरुद्दीन और ब्रिटिश दोनों को जो है वो अकेले कैप्टन पैराडाइज हरा देते हैं। जिसको बैटल ऑफ सेंट थोमे भी कहा जाता है। और कोई दिक्कत यहां तक में फर्स्ट बैटल, इसके समाप्ति और इसके कॉजेस को लेकर के? हाँ, सर मुझे जो ध्यान आ रहा है, मैंने अभी हाथ में पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन जो कार्नेटिक वार है ये एक्चुअली हैदराबाद जो कि निजाम के जो के उत्तराधिकारी के तौर पे जो है उसी को लेकर हो रहा था ना, नॉर्दर्न वो सेकंड कार्नेटिक वार होता है। अभी हम लोग उसको देखे नहीं है, अभी हम लोग देखेंगे। 3 कार्नेटिक वार होते हैं। पहला वाला जो होता है वो 1740 से 1748 होता है।
दूसरा तुरंत उसके अगले साल 1749 से 1754 तक चलता है, और फिर तीसरा जो है वो कार्नेटिक वार भी जो है वो होता है, जो कि 1758 से 1763 तक चलता है। तो 3 बार जो है वो होता है, और जो थर्ड कार्नेटिक वार होता है उसी में बैटल ऑफ वांडी वास होता है, जिसमें फ्रेंच का वास हो जाता है, तो फ्रेंच जो है वो धुल जाते हैं यहाँ से। तो ये 3 बार कार्नेटिक वार जो है वो होता है, तो जिसमें हम लोगों ने अभी पहला कार्नेटिक वार को देखा और समझा। ओके, तो फर्स्ट वाले में मद्रास में सेंट्रल रहता है, बाकी सेकंड वाले में ये नॉर्दर्न सरकार और हाँ बिल्कुल, हैदराबाद का क्षेत्र जो है वो रहता है। इसमें अब हैदराबाद का रजवाड़ा का जो है रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड वाले वार में। तो सेकंड वाला, चलिए तो हम लोग अब अगर फर्स्ट वाले तक में कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग सेकंड वाला को शुरू करते हैं। और किन्हीं का कोई सवाल, कोई तरह का कंफ्यूजन? सर उस फ्रेंच कंपनी का नाम क्या आपने बताया था? इसका नाम था कंपनी देस इंडेस ओरिएंटालेस। कंपनी देस इंडेस ओरिएंटालेस। और इसको एस्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति का नाम कॉलबर्ट था, याद रखिएगा, कॉलबर्ट। ये जो कंपनी देस इंडेस ओरिएंटालेस कंपनी जो बनाया, उस व्यक्ति का नाम कॉलबर्ट था। और ये कॉलबर्ट संभवतः फ्रांस सरकार में मंत्री था, यानी लुई जो 14वां थे, लुई 14, उसका मंत्री हुआ करता था संभवतः। 90% आई एम श्योर कि वो मंत्री हुआ करता था। तो याद रखिएगा कि कॉलबर्ट जो है वो इसका फॉर्मेशन जो है वो किया था। तो बस यही है, कॉलबर्ट का नाम भी ध्यान रखिएगा। कंपनी देस इंडेस ओरिएंटालेस फ्रेंच भाषा है, उसी में जो है ये बना था। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बात करते हैं सेकंड कार्नेटिक वार की। बहुत महत्वपूर्ण वार है, और ये जो है वो अंबुर के निकट जो है वो लड़ा गया था। और जो वेलोर है, आज के डेट में हम लोग जानते हैं वेलोर मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए जो है वो बहुत रिनाउंड जगह है आज के डेट में। तो उसी के पास जो है वो अंबुर है, इसको बैटल ऑफ अंबुर भी बोला जाता है सेकंड कार्नेटिक वार को। और इसका जो लड़ाई का कारण है बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत का इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो कैसे एक्सपोज होता है, ये देखिए और समझिएगा। तो होता क्या है कि सेकंड कार्नेटिक वार का जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस का तो भाई ट्रेडिशनल पुश्तैनी झगड़ा तो चल ही रहा है। और इसी बीच क्या होता है कि हैदराबाद का जो सबसे पावरफुल राजा होता है, निजामुल मुल्क जिसका नाम होता है, उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। और ये निजामुल मुल्क जो है, जब मुगल जो सबसे कमजोर होने लगते हैं, तो उसी समय जो है वो मुगलों से सेपरेट अपना हैदराबाद राज्य का जो है वो कर लेता है। तो मतलब घोषणा कर देता है कि हैदराबाद अब एक इंडिपेंडेंट राज्य है, और ये जो है वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो स्टैब्लिश कर लेता है, निजामुल मुल्क। और निजामुल मुल्क का भी जो है वो अब डेथ हो चुका है। और उसके बाद क्या होता है कि 1748 का दौर जो है वो हो चुका है। और एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है चंदा साहिब। ये चंदा साहिब जो है बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है भारत के इतिहास में। ये जो है वो जो दोस्त अली नाम का एक व्यक्ति है, उसका दामाद है। अब ये दोस्त अली कौन है, इस पूरे क्रम को समझिएगा। एक व्यक्ति आया चंदा साहब, यही चंदा साहब जो है मेन कैरेक्टर है, पूरे पर्दा का जो है वो रोल यही करता है। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये चंदा साहब। ये चंदा साहब जो है दोस्त अली नाम का एक व्यक्ति, उसका दामाद है। और ये दोस्त अली कौन है, तो दोस्त अली जो है वो कर्नाटक का ही नवाब है, जिसको मराठाओं ने जो है वो नवाब बनाया था। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने शुरुआत में ही, क्लास के शुरू होते ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि 3-4 शक्तियां जो है वो भारत में बहुत मजबूत हो रही थी। एक तो हैदराबाद का निजाम जो है वो मजबूत होते चला जा रहा था, इधर मराठा शक्ति का भी जो है वो उदय होते चला जा रहा था, मराठा मजबूत हो रहे थे, इधर फ्रेंच, इंग्लिश, डच ये लोग भी जो है अपने अपने हिसाब से जो है वो मजबूत हो रहे थे। और कमजोर जो होता चला जा रहा था वो था दिल्ली और दिल्ली सल्तनत। तो यहीं पर जो है वो जो हमारा जो मराठा लोग हैं,
इन लोगों ने कर्नाटक को संभालने के लिए दोस्त अली को जो है वो लगा दिया कि दोस्त अली तुम कर्नाटक के नवाब हो। मराठाओं को लगता था कि कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो हमारे कब्जे में है। वहीं निजाम उल मुल्क के रहते रहते तक, जब तक वो था तब तक जो है वो अपना इंडिपेंडेंट पावर एंजॉय करता था। उसके डेथ के बाद जो है वो मराठा जो है वो एक तरह से क्लेम जो है वो ठोक देते हैं और दोस्त अली को जो है वहां पर बैठा देते हैं। और दोस्त अली का ही जो है वो दामाद होता है जिसका नाम होता है चंदा साहेब। तो ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियस घटना घट जाती है, यानी कि कार्नेटिक पर या हैदराबाद पर जो है दो तरह का क्लेम हो जाता है। एक भाया दोस्त अली मराठा साइड, और एक हमारा जो है वो निजाम उल मुल्क वगैरह का जो साइड है या फ्रेंच इंग्लिश का जो साइड है वो मतलब एक तरफ से वो लोग क्लेम करते हैं, एक तरफ से जो है वो मराठा जो है वो क्लेम करते हैं। ये कहानी हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जो सीक्वेंशियल राजा बनेगा, जो नेचुरल राजा बनेगा, वो तो निजामुल मुल्क का बेटा बनेगा, यानी कि नासिर जंग जिसका नाम होता है। निजामुल मुल्क का जो बेटा है वो बाय लीगल सिस्टम, लीगल हेयर जो है वो वही बनता है, उत्तराधिकारी जो है वो वही बनता है। और नासिर जंग जो है, जो निजाम का बेटा होता है, वो हैदराबाद की गद्दी पर जो है वो बैठ जाता है। और इस नासिर जंग का भी जो गद्दी पर जो ये बैठता है, तो इसका विरोध जो है वो मुजफ्फर जंग नाम का एक व्यक्ति जो है वो करता है, जो कि पोता होता है नवाबुल मुल्क का। यानी कि नवाबों का क्या होता है कि कई सारी शादियां वगैरह जो है वो हुई होती हैं, तो उसी में से जो है वो एक पोता जो है वो जिसका नाम होता है मुजफ्फर जंग, वो जो है वो दावा कर देता है कि जो है वो कुर्सी जो है वो हमको मिलना चाहिए। तो इसके बीच जो है वो इस बेसिस पर क्लेम करता है, जो पोता है जिसका नाम मुजफ्फर जंग है, वो इस क्लेम पर बेसिस करता है कि मुगल सम्राट अभी भी जो है पूरे भारत का सम्राट है, और मुगल सम्राट जो है वो हमको जो है बोला है कि तुम हैदराबाद का जो है वो कुर्सी संभालो। तो इधर से जो है वो एक तरफ से अगर देखें, वेस्ट साइड से अगर हम लोग देखें, तो दोस्त अली जो है वो उसको जो है वो बैठा दिया है मराठा के मदद से। नेचुरल जो हैदराबाद का जो बनेगा वो जो आ जाता है उसका बेटा जिसका नाम है नसीर जंग, वो नेचुरली उसका ये है। और उसी की तरह जो है एक और मुगल के तरफ से जो सेंट्रल पावर है उसकी तरफ से सपोर्टेड जो है एक व्यक्ति और आ जाता है मुजफ्फर जंग। तो अब ये तीन व्यक्ति हो गए जो हैदराबाद की कुर्सी पर और निजाम की कुर्सी पर जो है वो नजर गड़ाए हुए हैं, और यही सब मिलजुल करके जो है वो एक नए युद्ध का जो है वो हिसाब जो है वो शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग व्यक्ति को जो है सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। वो हम लोग देखेंगे कौन किसको सपोर्ट करता है। और जो है वो चेहरा कोई और रहता है, पीछे से लड़ाई जो है वो विदेशी कंपनियां जो है वो या यूरोपियन कंपनियां जो है वो करती हैं। तो बेसिकली जो हमारा सेकेंड जो कार्नेटिक वार हुआ वो इसी हैदराबाद की कुर्सी को लेकर के जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें कि नासिर जंग, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, ये जो है वो मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और नासिर जंग, ये तीन जो है वो इसका मेन राइवलर जो है वो होता है। तो ये जो है वो यही चीजें होती हैं। अब क्या होता है कि दोस्त अली जो है वो चंदा साहिब को जो है यानी अपना दामाद को जो है वो गद्दी जो है वो दे देता है, और यही जो है विरोध का मेन कारण बन जाता है कि चंदा साहिब को कह दिया गया है। अब फ्रेंच जो है वो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर देते हैं। मुजफ्फर जंग जो बोल रहा है कि हमको दिल्ली से मिला है पावर कि तुम हैदराबाद में बैठो, जो किसी न किसी तरह से पूर्व जो मर गया निजामुल मुल्क उसका पोता है, उसको जो है वो बोलता है कि हम दिल्ली की तरफ से आए हुए हैं और हमको जो है वो गद्दी चाहिए, और इसको सपोर्ट कर देता है फ्रेंच लोग। और इंग्लिश जो है वो नासिर जंग को जो है वो सपोर्ट करने जो है वो चले जाते हैं, यानी कि नासिर जंग और अनवरुद्दीन जो है वो होते हैं, इन दोनों को जो है वो सपोर्ट जो है वो करने इंग्लिश चले जाते हैं। और नासिर जंग कौन है? नासिर जंग वही जो निजामुल मुल्क के मरने के बाद जो है वो गद्दी पर बैठता है। तो पोता को सपोर्ट कर दिया समझ लीजिए एक तरह से फ्रांस, और पोता को पावर कहां से मिल रहा है? तो दिल्ली से प्लस इधर फ्रांस से।
और जो उसका ओरिजिनल सक्सेसर जो बेटा है जिसका नाम नासिर जंग है, वो नेचुरल उसका सक्सेसर है, उसको ब्रिटिश लोग जो है वो सपोर्ट कर देता है। और बीच में फंसता है कौन? चंदा साहब, और ये लोग दोनों मिलकर के जो है वो चंदा साहब के क्लेम को जो है वो खत्म करता है कि तुम कौन हो, तुम तो थर्ड पर्सन हो यार, एक तो इधर पोता है हम, एक उधर बेटा है हम, और तुम तो तीसरे व्यक्ति हो, तुमको तो मराठा लेकर के आया, तो तुम कहां से जो है वो इसका जो है वो गद्दी जो है वो तुमको मिलेगा। तो इस तरह का जो है वो सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, और फिर ये जो है वो युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। तो यही जो है वो सेकेंड कार्नेटिक वार का जो है वो मेन कारण जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तरफ चंदा साहेब जो कि मराठा के तरफ से सेट किए गए दोस्त अली, और वो एक यूनिट हो गया, दोस्त अली का दामाद, दोस्त अली का दामाद प्लस मराठा एक यूनिट। इधर जो है वो मुजफ्फर जंग जो है वो आ गया, और उधर जो है वो नासिर जंग आ गया, जिसको इंग्लिश लोग जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अब क्या हुआ कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का आर्मी जो है वो कंबाइंड रूप से जो है वो और फ्रेंच, ये तीनों मिल करके जो है वो अनवरुद्दीन को जो है वो मार देता है बैटल ऑफ अंबूर में। जो मुजफ्फर जंग का आर्मी है, यानी कि जो फ्रेंच सपोर्टेड आर्मी है, वो जो है वो अनवरुद्दीन को जो है वो मार देता है, और अनवरुद्दीन जो है वो मारा जाता है बैटल ऑफ अंबूर में, जो वेलोर के निकट है, और ये 1749 में होता है। और उसके बाद जो है वो मुजफ्फर जंग को जो है वो दक्कन का जो है वो सूबेदार नियुक्त कर देता है, और फ्रेंच जो आर्मी को लीड करते हैं वो होते हैं डुप्लेक्स, और डुप्लेक्स जो है वो उनको जो है वो वहां पर सूबेदार जो है वो नियुक्त कर देता है। और जो डुप्लेक्स है उसको भी जो है वो मुगल दरबार जो है वो गवर्नर नियुक्त कर देता है। कृष्णा नदी के साउथ में जितना भी हिस्सा है उसका सारा हिस्सा जो है वो फ्रेंच के पास चला जाता है, डुप्लेक्स के अंदर में जो है वो चला जाता है। और जो कर्नाटक और हैदराबाद का जो हिस्सा है वो जो है वो मुजफ्फर जंग के पास जो है वो आ जाता है, यानी कि फ्रेंच जो है वो अपनी सुपरमेसी जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेता है। अब क्या है कि जो है फ्रांस के पास क्या हो गया कि कर्नाटक वाला एरिया भी हो गया, हैदराबाद वाला एरिया भी हो गया, कृष्णा नदी के नीचे वाला साउथ वाला एरिया भी हो गया, प्लस पौंडीचेरी जो है इसका सेंट्रल जो है वो हो गया। इसके अलावा हल्का कुछ क्षेत्र उड़ीसा का और मसूलीपट्टनम, ये सब जो है वो पूरा क्षेत्र अगर हम लोग देखें तो पूरा ईस्टर्न साइड का जो हमारा कोस्ट है उस पर जो है वो पूरी तरह से जो है वो फ्रेंच का जो है वो अधिकार हो जाता है। इसी बीच एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर निकल करके जो है वो बाहर आता है, जिसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। रहता तो पेशे से क्लर्क है, लेकिन इस व्यक्ति की हिम्मत देखिए कि अंग्रेजों को फ्रेंच जैसी शक्ति को हराने का प्लान डिवाइस कर लेता है। तो ये इसका एक एक्सेप्शनल जो है वो क्वालिटी जो है वो मान सकते हैं। क्लर्क की तरह जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है ये आता है, और बाद में जो है वो उसका गवर्नर भी जो है वो बन जाता है, सबसे इस कंपनी का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो हेड भी जो है वो बन जाता है। तो ये इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी थी। तो क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फिर इंग्लिश कंपनी के साथ जो है वो प्रपोजल रखता है कि कैसे कैसे जो है वो हरा सकते हैं, और जो है वो अचानक क्या करता है कि प्लान बनाता है कि आरकॉट एक जगह है, इसी वेलोर के निकट में आरकॉट एक जगह है, 30-35 किलोमीटर ईस्ट की ओर पड़ता है। तो वहीं आरकॉट पर बोलता है, जो कैपिटल हुआ करता था कार्नेटिक का, कि आरकॉट पर हमला करो सबसे पहले। तो जैसे ही बोलता है कि आरकॉट पर हमला करेंगे, तो क्या होता है कि जो तिरुचिरापल्ली है वहां पर जो है वो जो स्टेशनड आर्मी है वो तुरंत आरकॉट के जो है वो पक्ष में जो है वो आ जाएगी। और उस इवेंट में जो है वो चंदा साहेब, जिसका कैपिटल जो है वो वही तिरुचिरापल्ली होता है, नहीं सॉरी, जिसका कैपिटल जो है वो आरकॉट होता है, वो अपना कैपिटल को जो है वो बचाने के लिए जो है वो आएगा, जो उस दौर में सबसे कर्नाटक में जो है वो फ्रेंच के साथ जो है वो चीजों में जो है वो एक तरह से कहें कि इन्वॉल्व रहता है। यानी कि
जो है वो आर्कॉट को, जो कर्नाटक की जो है वो कर्नाटक की जो है वो राजधानी होती है, उस पर हमला करने का जो है वो प्लान बनाता है और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है वो अटैक भी करता है आर्कॉट पे और आर्कॉट को जो है वो कैप्चर भी जो है वो कर लेता है। तुरंत जो है वो तिरुचिरापल्ली से जो है वो चंदा साहब दौड़ा भागा आता है अपना राजधानी को जो है वो बचाने के लिए, लेकिन अपना राजधानी को जो है वो बचा नहीं सकता है और जो है वो उससे जो है वो तिरुचिरापल्ली से भाग के आता है, तो तिरुचिरापल्ली भी जो है उसके कंट्रोल से चला जाता है, प्लस इसकी राजधानी आर्कॉट जो है वो भी उसके कंट्रोल से जो है वो चली जाती है। तो इस तरह के जो है वो स्थिति जो है वो होती है। और उसके बाद क्या होता है कि तंजौर और इसी बीच जो है वो मोरारी राव नाम का जो है वो एक व्यक्ति होता है जो कि मराठा का चीफ होता है। इधर मराठा भी जो है अपना मौका देख रहा है, वो तिरुचिरापल्ली में जो है वो मदद करने के लिए जो है वो आ जाता है और जो है वो क्लाइव और लॉरेंस, ये दोनों जो है वो होते हैं इस समय इंग्लिश की तरफ से। इन दोनों के साथ जो है वो छुड़ाने का प्रयास करता है और इंग्लिश से जो है वो छुड़ा लेता है तिरुचिरापल्ली को भी। और उसके बाद जो है वो फ्रांस और चंदा साहिब जो है वो श्रीरंगम नाम की एक जगह पर ही जो है वो फंसे हुए जो है वो रह जाते हैं और बाद में उनको जो है वो सरेंडर करना पड़ता है और जो है वो इस तरह से जो है वो पूरा स्थिति जो है वो हैफेजार्ड वाली स्थिति जो है वो बन जाती है और चंदा साहब जो है वो काफी जो है वो कमजोर जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। उनकी राजधानी भी चली जाती है, तिरुचिरापल्ली भी चली जाती है, इधर से मराठा भी जो है वो उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, तो उसको भी जो है बहुत ज्यादा कुछ हासिल जो है वो नहीं होता है और इस तरह से जो है वो यहाँ पर जो ब्रिटिश है वो जो है ज्यादा सुपीरियर जो है वो साबित हो जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। उसके बाद क्या होता है कि इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो फिर आपस में जो है वो एक जो है वो स्थिरता की स्थिति में जो है वो आ जाते हैं। इन लोग दोनों को जो है वो समझ में नहीं आता कि हम लोग जो है वो करें तो करें क्या और किस तरह से जो है वो आगे हम लोग जो है वो इसमें आए। और कुल मिलाकर के जो है वो देखा जाता है कि डुप्लेक्स को भी जो है वो फ्रेंच गवर्नर जनरल से हटा दिया जाता है और गोदेह्यू नाम के एक व्यक्ति को जो है वो बना दिया जाता है और वो जो है नेगोशिएशन जो है वो कर लेता है। जो गोदेह्यू आता है वो नेगोशिएशन कर लेता है और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच जो है वो एक ट्रीटी हो जाता है और वो लोग जो है वो ये बोलता है कि हम लोग जो स्थानीय लोकल प्रिंसेस हैं उनसे जो है वो या प्रिंस हैं उनके तरफ से जो है वो हम लोग या उनके लड़ाई में जो हम लोग शामिल नहीं होंगे और दोनों जो अपना अपना पोजीशन है उसको भी जो हम लोग वापस ले लेंगे और जो है वो बस इसी तरह की जो है वो स्थिति होती है और युद्ध जो है वो सेकंड वाला कार्नेटिक जो है वो समाप्त हो जाता है। और इसका जो है वो कई बार इम्प्लीकेशन, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन भी जो है वो देखा जाता है। तो यही जो है वो स्थिति होती है जो सेकंड कार्नेटिक वार तक जो है वो आती है और इस तरह से जो है वो वार जो है वो समाप्त भी जो है वो हो जाता है सेकंड कार्नेटिक वार, जिसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है जो कि हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। और बताइए इसमें और ये जो सेकंड कार्नेटिक वार होता है ये पौंडीचेरी की संधि के साथ जो है वो समाप्त हो जाता है। ये जो लोग संधि कर लेते हैं इसको पौंडीचेरी की संधि जो है वो बोला जाता है। तो पौंडीचेरी की संधि के साथ ये सेकंड कार्नेटिक वार भी जो है वो समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है कि कार्नेटिक और फ्रेंच और इंग्लिश का रोल जो है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि डुप्लेक्स जो है वो हार जाते हैं
डुप्लेसिस की जो है वो हार होती है, और पौंडीचेरी की जो है वो संधि जो है वो 1755 में जो है वो कंक्लूड होती है, 1755 में। और इस तरह से सेकेंड कार्नेटिक वार जो है, जिसका मेन कारण हैदराबाद और कार्नेटिक पर जो है वो कंट्रोल को लेकर के होता है, और जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है एक बहुत ही बड़ा लीडरशिप के रूप में जो है वो निकलकर ब्रिटिश के लिए आते हैं, और जो है वो बाद में गवर्नर भी जो है वो बनते हैं भारत में, और कंपनी को जो है वो बहुत स्ट्रांग होल्ड जो है वो दिलाते हैं। तो यही जो है वो इतनी चीजें जो है वो हम लोग को ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक आध बार उसको ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे पेन एंड पेपर पे तो समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, सो गए क्या सब, कि सदमे में है कि कर्नाटक में कैसे युद्ध हो गया, आर्कोट का युद्ध क्या हो गया? सर उसको मेंस में पढ़ना है क्या? नहीं, हमारे यहाँ मेंस में भी शायद ये यूरोपियन एडवेंट का है, शायद है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। सिलेबस चेक करना, हमको ध्यान नहीं है सर। देखिए, इसमें बस वो नाम कंफ्यूजिंग है। बस ये ध्यान रखिए कि निजामुल मुल्क के मरने के बाद जो है वो उसका सक्सेसर के लिए जो है वो 3 लोगों में जो है वो मेन झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो वही चंदा साहब, एक पार्टी हो गया, एक पार्टी जो है वो मुजफ्फर जंग हो गया, और दूसरा पार्टी जो है वो नासिर जंग हो गया। नासिर जंग नेचुरल सक्सेसर है, यानी कि उसी का जो है वो गद्दी जो है वो बनता है। वहीं मुजफ्फर जंग जो है वो नेचुरल सक्सेसर नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा किसको नहीं होती है, वो मुगल दरबार से पावर लेके आता है, क्योंकि उस समय इंडिया में मुगल ही सबसे ज्यादा था, माने सबसे पावरफुल था, सेंट्रल अथॉरिटी तो वही था। तो वो मुगल से आता है, बोलता है कि हमको दे दो गद्दी। तो एक तरफ जो है मुजफ्फर जंग, एक तरफ जो है वो नासिर जंग हो गया, और बीच में जो है वो चंदा साहिब जो है वो एक थर्ड पार्टी के रूप में आता है। चंदा साहिब को मराठा तरफ से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मराठा जो है वो उसका दोस्त रहता है, दोस्त अली, जिसका नाम भी दोस्त रहता है। तो मराठा की तरफ से जो है दोस्त अली, और दोस्त अली क्योंकि बूढ़ा हो जाता है तो वो बोलता है कि हम अपना दामाद को ही जो है वो गद्दी दे देंगे, जिसका नाम वही चंदा साहब होता है। तो हैदराबाद का गद्दी के लिए 3 पार्टी, मतलब 3 स्थानीय जो भारतीय हैं, एक तरफ चंदा साहिब हो गया, एक तरफ जो है वो हमारा मुजफ्फर जंग हो गया, और एक तरफ जो है वो नासिर जंग हो गया। मुजफ्फर जंग जो है वो कायदे से उसका कुर्सी बनता नहीं है, वो पोता है, वो थर्ड जनरेशन आ गया, लेकिन वो मुगल के पास चल जाता है और बोलता है कि नहीं हमको दे दो, एक स्टेप बाइफरकेट करना चाहता है कि हमको जो है वो दे दो। वहीं जो नेचुरल सक्सेसर जो आ जाता है वो हमारा जो है नासिर जंग आ जाता है, जो कि वहां पर रहता ही रहता है, ऑलरेडी जो है वो रहता है। और इधर से जो है वो चंदा साहब जो है वो आ जाते हैं, जो कि मराठों की तरफ से आ जाते हैं। अब अंग्रेजी कंपनियों या यूरोपियन कंपनियों को जो है वो साइड लेना था, सीधा सीधा बात है, जिसके साइड ले और लड़वा दे, और जो इस साइड लड़ने में जो है वो अपना हित साध ले। तो इस अपना हित साधने में रॉबर्ट क्लाइव की बुद्धि काम कर गई, डुप्लेस की बुद्धि जो है वो काम नहीं की। डुप्लेस का सिट्टी पिट्टी गुल हो गया, और रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र जो है वो सफल रहा, और ले दे के जो है वो फ्रेंच जो है वो वहां पर असफल हुए। तो फ्रेंच असफल हुए तो फ्रेंच का जिसको सपोर्ट था वो असफल हुआ, और अंग्रेज का सफल हुए तो अंग्रेज को जिसको सपोर्ट था वो वहां सफल हुआ। ले देखे अंग्रेज जो है वहां पर बहुत पावरफुल जो है वो आ गए, और पेरिस की संधि के बाद में देखा इन लोग की हम लोग को आपस में लड़के कोई फायदा नहीं, हमारा ट्रेडिंग नुकसान हो रहा है, तो हम लोग जो है वो आपस में पहले संधि कर लेते हैं, और ये लोग लोकल लोगों को जो है वो लड़ने देते हैं, और अपना जो हम लोग व्यापार करते हैं, लोग को इधर उलझाओ और अपना हम लोग व्यापार करो। तो कुछ इसी तरह का जो है वो बुद्धि विदेशी कंपनियां जो है वो लगाती हैं। तो यही ध्यान रखना है कि मुजफ्फर जंग जो कि रियल नहीं था, तो मतलब जिसको कि ओरिजिनल में मिलना नहीं था, उसको फ्रेंच सपोर्ट कर दिया। और एक तरफ हो गया फ्रेंच प्लस मुजफ्फर जंग, प्लस मुजफ्फर जंग को ताकत कहां से मिल रही थी, तो सेंट्रल मुगल से। एक यूनिट ये हो गया। एक यूनिट भाई जो हमारा नासिर जंग है, और अनवरुद्दीन, नासिर जंग के साथ एक और व्यक्ति है अनवरुद्दीन खान। तो ये दोनों एक साथ है, नासिर जंग और अनवरुद्दीन खान, ये हो गया। और जो है वो इसके तरफ जो है वो नासिर जंग और अनवरुद्दीन के साथ जो है वो इंग्लिश हो गई। तो यही जो है वो आ गया। एक तरफ मुजफ्फर जंग,
और लगभग जो चंदा साहब था वो भी जो है वो इसी मुजफ्फर जंग को जो है वो सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो चंदा साहब को सपोर्ट करने, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करने का कारण क्या था? उसको लग रहा था कि अगर ये मुजफ्फर जंग जो है वो अगर वहां पर आ जाता है तो हम लोग जो है वो मराठा, क्योंकि हम तो ये है मराठा है और हम लोग मुगल को जैसे हराएंगे तो ये जो है वो यहाँ पे मुजफ्फर जंग का भी जो है वो क्लेम जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुजफ्फर जंग को तो वहां से सपोर्ट मिल रहा है, तो मुजफ्फर जंग का क्लेम खत्म हो जाएगा तो हम जो है यहाँ पे अपना जो है वो सुपीरियरिटी कर लेंगे। तो मुजफ्फर इस तरह का षड्यंत्र एक दूसरे के पीछे जो है वो चल रहा था। पहले हम मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि हम वो मुगल की तरफ से आ रहा है, हम अपने तरफ से हैं। जब उसका जो है वो हम जब मुगले को खत्म कर देंगे तो उसका सपोर्ट ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यही सोच के पहले जो है बोला कि पहले इसको यहाँ पे गद्दी पे बैठाओ और फिर इसके गद्दी पर जो है वो इसके मालिके के ऊपर जो है जाकर हमला जो है वो कर लेंगे। तो कुछ कुछ यही सब सोच के जो है वो मराठा लोग जो है वो इसके तरफ से, यानी मराठा की तरफ से जो चंदा साहब था उसको मदद कर दिया। फ्रांस भी जो है वो यही मुजफ्फर जंग को मदद कर दिया, यानी कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांस जो है वो एक यूनिट हो गया। और इधर जो है वो नासिर जंग और उसका अनवरुद्दीन और इंग्लिश जो है वो एक साइड हो गया। तो इसी तरह का जो है वो कहानी यहाँ पर चलता है। फिर दोनों के बीच में जो है वो बैटल जो है वो होता है। सबको जो है वो मुगल उगल लोग जो इधर उधर गवर्नर बनाते हैं, कहीं पर जो है वो जाकर तंजौर में जब चंदा साहब जो है वो तिरुचिरापल्ली में जाकर चंदा साहब जब आराम फरमा रहे होते हैं तब तक आरकॉट पे जो है वो रॉबर्ट क्लाइव हमला कर देता है, यानी कि ब्रिटिश लोग जो है वो हमला कर देता है। यानी ब्रिटिश के साथ जो है वो नासिर जंग और अनवरुद्दीन जो है वो ये लोग मिलकर के जो है वो हमला कर देता है। और उसके बाद की कहानी तो हम लोग देखते ही हैं कि उसके बाद वो जो है तिरुचिरापल्ली से दौड़े दौड़े आता है, तो तिरुचिरापल्ली भी जो है वो चल जाता है उसके हाथ से, और इधर से जो है वो आरकॉट भी जो है उसके हाथ से चल जाता है। तो कहीं का नहीं रहता है। फिर इन लोगों का आपस में लड़ाई जो है वो चलते रहता है। बाद में ब्रिटिश और फ्रेंच देखते हैं कि इन लोग की लड़ाई में हम लोग को इन्वॉल्व होकर कोई फायदा नहीं है, तो लोग आपस में जो है वो संधि कर लेता है, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी या पौंडीचेरी की संधि कहते हैं, जो 1755 में हुआ था। और आपस में लड़ना बंद कर देता है और बीच में इंटरेस्ट लेना भी जो है वो छोड़ देता है। तो इस तरह से जो है वो सेकेंड कार्नेटिक वार जो है वो समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है कि कुछ और बेहतर क्लियर हो पाया होगा। यस सर, यस सर। अभी और भी वार है क्या इनके बीच में? एक और वार है जिसको आज हम लोग खत्म कर ही लेंगे। थर्ड कार्नेटिक वार है। yes. और ये भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। तो क्या होता है कि थर्ड कार्नेटिक वार का ईयर 1758 से 63, 1758 से लेकर के 63, यानी कि अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट कार्नेटिक वार जो 1740 में शुरू हुआ था और थर्ड कार्नेटिक वार लाकर जो है वो 1763 में खत्म होता है, जो कि ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ या पेरिस की संधि के साथ जो है वो समाप्त होता है। तो एक युद्ध जो 1740 में दो यूरोपीय शक्तियों के साथ के बीच में शुरू होता है और वो जाकर के जो है 1763 में जो है वो खत्म होता है। और यही जो है वो सबसे डिसाइडिंग युद्ध में से एक कहा जाता है, और यही युद्ध जो है वो इंग्लिश की सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा कारण भी जो है वो माना जाता है। तो जब हम लोग एक मेंस का, फिर जब आप लोगों ने चर्चा किया था तो एक बात और बता दें कि मेंस में भी जो है क्वेश्चन इसी तरह का जो है वो बनता है कि इस्टेब्लिश करिए कि कैसे जो है वो ब्रिटिश यहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी को जो है वो हासिल किया था। तो उसमें हम लोग उसके डिफरेंट एंगल्स को जो है वो दर्शाते हैं कि ब्रिटिश जो है कोई कसर नहीं छोड़ा था। उन्होंने वार भी लड़ा था, उन्होंने जो है वो षड्यंत्र भी किया था, उन्होंने जो है वो आपस में लोगों को लड़ाया भी था, उन्होंने जो है वो बिजनेस भी किया था, उन्होंने जो है कुछ पावरफुल लोगों के साथ जो है वो ट्रीटी भी की थी, उन्होंने कुछ पावरफुल लोगों को कमजोर भी किया था। तो इस तरह के जो है कई फैक्टर्स हम लोग जो है वो उसमें गिनाते हैं। कुछ ऐसी ऐसी पॉलिसी, रिंग फेंस की पॉलिसी, बफर स्टेट की पॉलिसी, लैप्स की पॉलिसी, तो इस तरह की पॉलिसी भी जो है वो अपनाई थी। तो हम लोग उस हेडिंग के अंदर जो बताते हैं कि वो लोग जो है वार भी लड़े, उन लोगों ने पॉलिसीज भी अपनाई, उन लोगों ने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें जो है हम लोग गिनाते हैं, वो मेंस का हिस्सा जो है वो बनता है। तो इसमें जो है वो हम लोग को चर्चा ये करना है कि थर्ड कार्नेटिक वार, जो तीसरा अंग्रेज और फ्रेंच के बीच जो युद्ध हुआ, जो निर्णायक युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस की जो शक्ति है वो भारत से जो है वो खत्म ही हो गई। केवल और केवल पौंडीचेरी इनके पास रह गया, जो बहुत बाद में जाके 76 में शायद जाकर के जो है वो भारत को वापस मिलता है। तो देखते हैं
अब क्या हो रहा है कि फिर से इंटरनेशनल स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो गई हैं, और फ्रांस और ब्रिटेन का तो पुश्तैनी लड़ाई हो तो हम लोग जानते ही हैं। तो क्या होता है कि ऑस्ट्रिया जो है वो 7 ईयर वार के बाद जो है वो उनसे उनके हाथ से एक सिसिलिया नाम का एक जो टेरिटरी होता है वो उसके हाथ से निकल जाता है। तो वो चाहता है कि ये सीसिया जो है वो हम इस पे वापस जो है वो अधिकार जो है वो कर ले, और इसी कारण से जो है वो सेल्सिया जिसका नाम होता है, सीसिया नहीं सेल्सिया, तो इसी कारण से जो है सेल्सिया पे ऑस्ट्रिया वापस अधिकार करना चाहता है। तो इसी कारण जो है इन दोनों के बीच फिर से जो है वो झगड़ा शुरू हो जाता है। इसका नतीजा इंडिया में भी होता है। 1758 में काउंट डी लाली जो है वो नाम के व्यक्ति जो है वो फ्रेंच के अब गवर्नर बन चुके हैं, और वो जो है वो विजयनगरम में एक फोर्ट होता है, किला होता है या फैक्ट्री होती है जिसका नाम होता है सेंट डेविड। तो इस सेंट डेविड जो है उसको जो है वो कब्जा कर लेता है 1758 में, विजयनगरम को और सेंट डेविड को काउंट डी लाली जो कि फ्रेंच गवर्नर होता है, फ्रेंच आर्मी का हेड होता है, और वो जो है वो सेंट डेविड और विजयनगरम को जो है 1758 में जो है वो कैप्चर कर लेता है। अब इंग्लिश को भाई ये तो एकदम ही नहीं आएगा, और जो है वो तुरंत जो है वो लड़ाई करने के जो है वो मूड में आ जाता है, और शुरू होता है बैटल ऑफ वांडीवास। और ये जो है इसी को हम लोग बैटल ऑफ वांडीवास को जो है वो थर्ड कार्नेटिक वार के नाम से जानते हैं, और इसमें जो है वो अंग्रेज लोग जो है वो जीत जाते हैं जनवरी 22, 1760 में, जिसको हम लोग तमिलनाडु में स्थित है वांडीवास, वहीं पर का जो है वो लड़ाई होता है। और इंग्लिश की तरफ से जनरल आयरकूट जो है वो नेतृत्व करते हैं, और फ्रेंच आर्मी जो है वो वही डी लाली जो है काउंट डी लाली, जिसका पूरा नाम होता है काउंट थॉमस ऑर्थर डी लाली, तो ये जो है वो नाम होता है, तो इसको हम लोग वही काउंट डी लाली के नाम से जो है जनरली पुकारते हैं। तो फ्रेंच की तरफ से काउंट डी लाली और उधर से जो है वो आयरकूट, ये दोनों जो है वो लड़ते हैं, और अंत में फ्रेंच हार जाता है, और पौंडीचेरी भी जो है वो मैंने फ्रेंच युद्ध तो हार जाते हैं वांडीवास का तमिलनाडु में, लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्ति दिखाते हुए, बहुत ही ज्यादा वैलर दिखाते हुए जो काउंट डी लाली है वो पौंडीचेरी को जो है वो बचा पाने में जो है वो अपनी शक्ति का जो केंद्र है उसको बचा पाने में जो है वो सफल होते हैं। बाद में जो है वो सरेंडर भी कर देते हैं काउंट डी लाली, और माहे झिंझी इस तरह के जो और चीजें हैं वो हार जाते हैं काउंट डी लाली, और फ्रांस जो है वो अपने निम्नतम शक्ति पे की स्थिति पे जो है वो आ जाता है। लाली को जो है वो वार प्रिजनर भी जो है ले लिया जाता है, उसको लंदन ले जाया जाता है, फिर वहां से उसको वार प्रिजनर है तो उसको छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो छोड़ा नहीं जाता है, उसको जो है वो कैप्चर जो है वो कर लिया जाता है। और इस तरह से जो है वो जो थर्ड कार्नेटिक वार है ये बहुत डिसाइसिव प्रूव होता है, और इसी बीच जो है वो एक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है एक पीस ट्रीटी जो है वो साइन होती है, क्योंकि बहुत लड़ाई कर चुके हैं लोग, तो इन लोगों के बीच जो है पेरिस में जाकर के जो है वो एक पीस ट्रीटी साइन होती है, शांति समझौता जो है वो साइन होता है 1763 में, डेट को याद रखिएगा 1763 में, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसी ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ भारत में भी जो है वो फ्रांस की शक्ति समाप्त हो जाती है, और भारत और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की लड़ाई भी जो है वो समाप्त हो जाती है, जिसको थर्ड इंडो कार्नेटिक वार जो है वो हम लोग कहते हैं। तो इसमें 3 चीजें याद रखना है, 3-4 चीजें। बैटल ऑफ वांडीवास हुआ, इसमें फ्रांस की तरफ से काउंट डी लाली, ब्रिटिश की तरफ से आयरकूट, और शांत कैसे होता है तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत जो है वो शांत होता है। इतनी चीजें जो है वो हम लोग को ध्यान में जो है वो रखनी है, और इस तरह से जो है वो फ्रेंच पावर जो है वो भारत से बाहर हो जाता है, और इंग्लिश का जो है वो सुप्रीमेसी जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है। तो फ्रेंच में जो है वो हम लोग को इतनी चीजें ही जो है वो याद रखनी है। डुप्लेस का रोल याद रखना है, काउंट डी लाली का रोल जो है वो हम लोग को मेनली याद रखना है, और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बस यही 2 मेन जो है कैरेक्टर यही आते हैं। तो यही जो है वो थर्ड है। तीनों ट्रीटी को याद रखना है। पहले में ट्रीटी ऑफ एक्सला-सापला 1748, उसका ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो आता है जो कि 1755 होता है, और उसके बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 होता है, तो बैटल ऑफ वांडीवास के बाद। तो इस तरह से जो है वो तीनों कार्नेटिक वार्स होते हैं, और फ्रांस की शक्ति जो एक मजबूत शक्ति थी वो भारत से जो है वो विदा हो जाती है।
तो यही जो है वो फ्रांस का भारत में इतिहास है। और लगभग इतने चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, तो जो आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप लगभग सारा उम्मीद है कि सॉल्व हो जाना चाहिए। और डेट्स वगैरह को आप कितने अच्छे से याद रख लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन अक्सर मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा, ये एक्सला सापला, पेरिस ट्रीटी, वांडीवास का युद्ध, पौंडीचेरी की ट्रीटी, इन सब के बीच में कंफ्यूजन बहुत देखा है मैंने। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। शुरुआती दौर में हमको भी बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था, लेकिन बार बार इसको पढ़ने समझने के बाद जो है वो चीजें अब क्लियर हो गई हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का भी ये चीजें क्लियर हुआ होगा। क्या तेजस्वी, क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया आपके यस में? डिवीजन करना ही होगा ना। अच्छा, एक दो बार सीक्वेंस याद करना पड़ता है। हाँ ये तो है, लेकिन हमको लगता है प्रभाकर को कॉन्फिडेंस आ गया है। थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है। आनंद किशोर सर दूसरा वाला थोड़ा हिला दिया, बाकी सब ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला में बस यही है, 3 पार्टी है, इसको समझिए। और सर एक बार देखेंगे तो हाँ क्लियर हो जाएगा। यस, फिर पूछेंगे आपसे। अजिता गुड्डी, ये सब पूरे हिंदी में थोड़ा तो समझ में सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर से रिवीजन करेंगे बुक से तो शायद क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर पूछेंगे आपसे। बेसिक स्टोरी जो है, जो क्रोनोलॉजी जो चल रही है वो समझ में आया? हाँ सर, वो समझ आया। डेट्स एक बार में याद कर पाना इतना आसान नहीं है, सभी को दिक्कत होता है। लेकिन आप जो वो कहानी है उसको जब आप पढ़ेंगे और डेट्स और फैक्ट्स के साथ उसको आप रिलेट करेंगे ना, तो वो कहानी आपको रिकॉल होते चली जाएगी। यस। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो स्ट्राइक भी करता जो है वो चला जाएगा। तो यही जो है वो हिस्ट्री को खास करके जहाँ पे डेट्स वगैरह ज्यादा है उसको समझने का यही जो है वो तरीका, मतलब सबसे अच्छा तरीका जो है वो माना जाता है। यस। एक चीज समझ नहीं आया सर। हाँ सर, ये जो कार्नेटिक वॉर जितना हुआ है तो 3 जो हुआ है, 3 उसमें से मेनली से ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ाई किस चीज का, पावर एस्टेब्लिशमेंट का लड़ाई था या? बिल्कुल, पहले मैंने चर्चा की कि दोनों जो कंपनियां बनी थी, ये दोनों को भारत में पावर और पैसा और ट्रेड तीनों पे अपना एकाधिकार स्थापित करना था। और दोनों पर जो है वो अपना एकाधिकार जो है वो स्थापित करना था। मतलब अपने आप को सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल पावर भी जो है वो बनाना था। इसी मोटो के साथ ये कंपनियां जो है वो यहाँ आई थी। और वेरियस हिस्टोरियंस ने इस बात को जो है वो प्रूव भी किया है कि हाँ ये लोग जो है वो आए थे, इसी रीजन से आए थे। सिर्फ ट्रेड करने के लिए नहीं आए थे बल्कि यहाँ पर जो अपना सुप्रीमेसी जो है स्थापित करने आए थे। और दोनों आए थे, दोनों ने यही किया। और इस वजह से ये लोग देखिए साम दाम दंड भेद सब में इन्वॉल्व रहे। अगर आप कहीं पे जो है वो व्यापार करना जाते हैं, एक जनरल सी बात है, मान लीजिए आप जो है पेडलर है, फेरी वाला है, आप जो है वहां पे व्यापार करने कहीं किसी मोहल्ले में जाते हैं और वहां 2 लोगों की लड़ाई जो है वो हो रही है, क्या आपको कोई मतलब रहेगा? आप चाहेंगे कि हम अपना सामान बेचे और निकले? क्या मतलब है हमको? लेकिन जब आपको रहेगा कि 2 लोग लड़ रहे हैं, अगर ये लोग दोनों को ही जो है कुछ हम कर दें और यहाँ पे हथियार ले और अपना यहाँ परमानेंट दुकान बना दें, तब ना आप षड्यंत्र करना शुरू करिएगा। किसी एक पार्टी के साथ जो है वो आना शुरू करिएगा, किसी को हराना, किसी को धमकाना, या अपना जो भी षड्यंत्र आप वहां पे कर सकते हो करना शुरू करिएगा। आपका नियत रहेगा तभी ना करिएगा। और आपका नियत रहेगा कि हम सामान बेचें, व्यापार करें और निकलें, लड़ो जिसको लड़ना है, हमको क्या मतलब है। तो ऐसा तो अंग्रेजों ने किया नहीं, ना ही फ्रेंच ने किया। वो यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए।
और फिर लोकल पॉलिटिक्स से बढ़ते 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 जो है वो अंत में जाके बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो जो है वो भारत की स्थितियों का जो है वो लाभ उठाते हुए भारत में ही गए। इसका कई प्रूवन फैक्ट है और मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर बनता ही है और कई तरह का क्वेश्चन यहाँ पर मेंस में बनता है। जो आपका बैटल ऑफ पलासी जो है, पलासी का जो युद्ध है वो जो है एक सिर्फ युद्ध था, लेकिन जो बक्सर का युद्ध है वो ब्रिटिश को इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये एक लड़ाई थी और वो एक जो है वो स्थापना थी। इस पर जो है कमेंट करिए। तो बहुत तरह की चीजें आती हैं उसमें, वहां पर आपको बताना होता है कि देखिए कलकत्ता में आए तो कलकत्ता को फोर्टिफाई किया, कलकत्ता का जो है दुर्ग बनाया, उसके बाद जो है वो बंगाल के नवाब के साथ षड्यंत्र किया, अपना पपेट बैठाना चाहते थे। तो तरह तरह की बातें जो है वो फिर वहां पर करने लगते हैं। फिर वो अपना युद्ध लड़े, फिर वो अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल किए, फिर अपने कुछ पॉलिसीज का इस्तेमाल किए, कुछ लोगों को सपोर्ट किए तो कुछ लोगों को जो है वो गिराने का काम किए। तो ये सारी चीजें जो है वो इस तरह के आंसर में जो है वो आपको डालनी होती है, लेकिन जब आप मेंस कर रहे होते हैं तब। तो यही जो है वो चीजें हैं और ये बात में कोई डाउट नहीं है कि दोनों जो है वो अपनी शक्ति को ही एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ आए थे और दोनों जो है व्यापार और यहाँ पे पावर को जो है वो हथियाना चाहते थे। सर ये दोनों से कंट्री चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट करना, ये चारों जितने आए थे पोर्तुगीज और डेनिश पोर्तुगीज भी जो है वो आए थे इसी वजह से। वो तो अपना उधर करते ही है, गोलकुंडा, गोवा, मुंबई, ये सब को तो है वो अपने साथ जो है वो एक्वायर करते ही हैं। तो सभी जो है वो कुछ ना कुछ मोटो के साथ आए ही थे। सिर्फ ट्रेड ही नहीं रहता है, लेकिन ये दोनों सुपर पावर बने, बहुत पावरफुल बने, तो इन दोनों की चर्चा जो है वो ज्यादा होती है। इतिहास सिर्फ जो है वो बलशाली लोगों का ही जो है वो इतिहास होता है, बाकी कमजोर लोगों को इतिहास में कोई जगह नहीं मिला है। हाँ जी बिल्कुल, व्हाइट मैन बर्डन का रीजन तो बहुत बाद में इन लोगों ने दिया, एक बहाना के रूप में जो है वो दिया था व्हाइट मैन बर्डन। ये अभी इनिशियली जो है ऐसा कुछ आया नहीं था, बाद में बोले क्या क्या बहाना करें, तो उसमें जो है वो व्हाइट मैन बर्डन का जो है वो बहाना लेकर के जो है वो आ जाते हैं। तो वो जो है वो, हालांकि ये सब जो है वो मेंस का हिस्सा है। प्री में इन सब चीजों को हम लोगों को नहीं ध्यान देना है। हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं, इनके हर दलील को जो है बहुत सटीकता से काटे हैं। हर दलील को, जो भी अपना दलील जो है वो देते हैं, उसको जो है बहुत सटीकता से जो है वो काटे हैं और बहुत फैक्ट के साथ जो है वो उसको काटे हैं। और बताइए। एक दो बार जब आप और इसको पढ़ेंगे, फ्रेंच और इंग्लिश का राइवलरी, और रिपीट करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो डिस्कस तो हम लोग करेंगे ही। और कल जो है वो दिन में 11 बजे क्लास करने के लिए रेडी है ना? कोई दिक्कत तो नहीं?